2014 के इन चुनाव में हर पार्टी का लक्ष्य नजर आता है युवा वोटर्स को अपनी तरफ खींचने का। बीजेपी बार बार ये कहती रही है कि नरेंद्र मोदी का असर सबसे ज्यादा देश के युवाओं में है। नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र क्या होनी चाहिए, इस पर भी बहुत बहस हो चुकी है। कांग्रेस ने अपनी सारी कमान राहुल गांधी को यह सोचकर थमाई कि राहुल युवाओं को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन बीजेपी के बड़े और पुराने नेताओं पर यह बात लागू नहीं हो पा रही है। लाल कृष्ण आडवाणी की उम्र 86 साल 4 महीने और 12 दिन की है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के मुद्दों से कैसे निपटा जाए ये बीजेपी को पता ही नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी को यह बात पता थी कि मोदी की पीएम उम्मीदवारी की घोषणा के समय लाल कृष्ण आडवाणी ने कितना ड्रामा किया था, तो बीजेपी आखिरी तक आडवाणी के ड्रामे का इंतजार क्यों कर रही थी? क्या सबसे पहले आडवाणी की सीट तय नहीं हो सकती थी? चूंकि बीजेपी में रिटायरमेंट की उम्र पर बहस नहीं हो पाती, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं पर पहले फैसला क्यों नहीं लिया गया? और इन नेताओं ने भी ड्रामेबाजी की कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार पार्टी के फैसले को मानने की औपचारिक घोषणा तो जरूर की, लेकिन पूरी राजनीतिक नौटंकी के बाद नुकसान किसका? बीजेपी का, जिसकी छवि अभी भी ये नहीं बन पा रही है कि चुनाव से चंद दिन पहले ये पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। और खासकर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे पुराने और बड़े नेता नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के साथ है। ये छवि बनी नहीं पा रही। ये मेरा अपना विज्ञान का पॉइंट है और कमेंट है। फिर आपको जरा आडवाणी जी के ड्रामे का सीक्वेंस ऑफ इवेंट, यानी कि घटना दर घटना क्या क्या हुआ, ये बताते हैं। अब देखिए साहब, 10 जून 2013 को मोदी के प्रचार समिति प्रमुख बनने पर इस्तीफा दिया आडवाणी जी ने। इतने नाराज थे, देखिए आप लोग मोदी जी को पसंद करें, आडवाणी जी कितने नाराज उनसे देखिए। उसके बाद 11 जून 2013 को मोहन भागवत के कहने पर इस्तीफा वापस लिया गया। मोहन भागवत के कहने पर, आरएसएस जो है वो बीजेपी के मसलों से उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मोहन भागवत के कहने पर आडवाणी जी इस्तीफा देते। भी आएंगे कोई भी आरएसएस के प्रवक्ता तुरंत कहेंगे हमारा बीजेपी के पार्टी के मसलों से कोई मतलब नहीं, लेकिन आडवाणी जी के मसले पर मोहन भागवत इंटरवीन करते हैं। जरा ये भी एक संघ का ड्रामा है, इसको देखिए। अब तीसरी बात, विधानसभा चुनाव तक मोदी को पीएम उम्मीदवार ना बनने को कहा। ये 6 दिसंबर है, सब देखते रहिए आप। सीधा सीधा संसदीय बोर्ड की बैठक से किनारा किया लाल कृष्ण आडवाणी ने। तारीखें ध्यान से पढ़ते रहिए, ये 13 दिसंबर 2013 की घटना है। उसके बाद राजनाथ सिंह को चिट्ठी भेजकर जाहिर की निराशा। इस चिट्ठी में एक चीज लिखी हुई थी जो मैं आज आपको बता रहा हूं, एक जर्नलिस्ट के तौर पर तब मैंने इस चिट्ठी पर कार्यक्रम किए थे। इसमें उन्होंने लिखा था कि दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी किस दिशा में जा रही है। आडवाणी जी याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी की दिशा में जा रही है। तो ये आपने चिट्ठी में लिखा था, मेरे विज्ञान प्रकाश के शब्द नहीं है। उसके बाद पीएम उम्मीदवार बनते ही मोदी आडवाणी का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सारा ड्रामा बहुत मतलब हाई स्तर का ड्रामा, इसलिए बीजेपी में 2-4 फिल्मी लोग भी होते। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली के दौरान मोदी का फिर उन्होंने समर्थन किया। फिर जब सब पहुंचे और कहा आडवाणी जी क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा अरे हम तो आपके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, अनुशासित हैं। तो फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ के कोरबा में समर्थन किया। मैं रिटायर नहीं होने वाला हूं, मैं गांधीनगर से चुनाव लड़ूंगा। मैं 40 बार आज इस कार्यक्रम में इसको कोट करूंगा। किसी ने मुझसे चुनाव ना लड़ने को नहीं कहा। ये लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा 20 दिसंबर 2013 को। ये सब उनके बयान है, ये सारी फैक्चुअल बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें क्योंकि हो सकता है ना भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे देखिए आप कैसी बातें कर रहे हैं, देखिए आप क्या चीज दिखा रहे हैं। ये भैया जो हुआ है वही दिखा रहा हूं आपको। ये एकजुटता और प्रेम और ताकत की कहानी है मोदी जी के प्रति लाल कृष्ण आडवाणी की। ये उसके आपको सबूत पेश कर रहा हूं। पहली लिस्ट में इंतजार कर रहे आडवाणी का नाम 5वीं लिस्ट में आया। अब ये कितनी भाई, ये
19 मार्च की घटना है, मतलब बताइए आप आडवाणी जी, अगर आप, जिसमें मैंने अपने संपादकीय में कहा, अपने एडिटोरियल में कहा, जब आपको पता था कि यहाँ से ड्रामा होना है तो इन्हीं का पहले डिक्लेयर कर देते, तो बाकी लोगों का आप क्यों डिक्लेयर कर रहे थे? फिर गांधीनगर सीट मिलने से नाराज आडवाणी ने भोपाल को पहली पसंद बनाया, ठीक है। फिर 20 मार्च को दिन भर चला मनाने का सिलसिला। हर बार क्या होता है, एक सिलसिला होता है जहां कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं वो जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की, आडवाणी जी फिर कैसा कर रहे हैं आप, आडवाणी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं आडवाणी जी। फिर राजनाथ सिंह ने कहा आडवाणी जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़े, आडवाणी को किनारे करने का आरोप गलत है। ये राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई आडवाणी जी की मर्जी, वो जहां से चाहे चुनाव लड़े और उनको कोई साइडलाइन नहीं कर रहा। शाम होते होते आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। बड़ा ऐतिहासिक बदलाव आया भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियों में और आडवाणी जी तैयार हो गए गांधीनगर से चुनाव लड़ने में। अंग्रेजी का जुमला है मॉरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी का निष्कर्ष यह है कि जब से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है तब से लालकृष्ण आडवाणी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो राजनीतिक ड्रामेबाजी का परिचायक ना हो और बार बार उनके रूठने का, नाराज होने का, पार्टी के फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगाने का परिचायक ना हो और बार बार उनको मनाने का, उनको समझाने का, उनके आगे आवेदन निवेदन करने का परिचायक ना हो। यह है कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण की कहानी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के वीजा वी बनिस्बत। मेरे साथ एनके सिंह साहब मौजूद हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ अखिलेश, मेरे साथी जो भारतीय जनता पार्टी को करीब से देखते हैं, वो हैं चर्चा करने के लिए। मेरे साथ निर्मला सीतारमण जी को भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहा है इस कार्यक्रम में आने के लिए, उन्हें थोड़ी देरी हो रही है, अब देरी का कारण हमें नहीं बताया गया है। मेरे साथ बलदेव शर्मा जी हैं जो आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश, ये इतनी ड्रामेबाजी हर बार चुन चुन कर आडवाणी क्यों करते हैं और बीजेपी उसके बाद ये ढुलमुल टाइप का बयान फिर क्यों देती? नहीं, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बीजेपी की खासियत ये है और आडवाणी जी की भी खासियत ये है कि कोई ड्रामेबाजी पर्दे के पीछे नहीं होती। ड्रामेबाजी इतने खुले में होती है, जैसे एक बार उमा भारती ने आडवाणी जी की मौजूदगी में विरोध कर दिया था तो लोगों ने कहा था उमा भारती ने अपने पैर पर कैमरा दे मारा। तो ड्रामेबाजी भी इतने सुनियोजित तरीके से होती है कि हर किसी को राष्ट्र हिंदुस्तान में पता चले कि आडवाणी जी नाराज है। ऐसा हो जाए कि किसी को पता न चले तो आडवाणी जी नाराज भी नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है अभिज्ञान, और जो आप बात कह रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं, ऐसी चुटकियां एसएमएस पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर आडवाणी जी के रूठने मनाने पर कई सारी चल रही। मेरे पास भी ऐसे कई एसएमएस वगैरह आ रहे हैं। अभी एक एसएमएस थोड़ी देर पहले मिला जिसपे किसी ने लिखा है कि आज तक बीजेपी ने जितनी होली नहीं मनाई, दिवाली नहीं मनाई, उससे ज़्यादा बीजेपी ने आडवाणी को मनाया है। इस तरह की चुस्कियाँ बीजेपी के लिए हो रही, ये आडवाणी के लिए भी ले रहे हैं लोग। लेकिन गंभीर बात यह है कि निश्चित तौर पर आडवाणी की जो नाराज़गी है ये बीजेपी के लिए एक सबब भी है। आने वाले दिनों में किस तरह से परेशानियां होने जा रही हैं अगर बीजेपी सरकार में आती है, क्योंकि ये बीजेपी यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि सुशासन का एक बड़ा मुद्दा लेकर के चुनाव मैदान में उतर रही है। पार्टी का ये कहना है कि वो गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में सुशासन उसने दिया है, लोगों का समर्थन उसे मिलता रहा है। लेकिन सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या यही सुशासन है कि आप छोटी छोटी चीज़ें आप आपस में तय नहीं कर पाते हैं, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा ये अगर आप तय नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर पार्टी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं तो फिर आप देश को कैसे चलाएंगे? क्या यही सुशासन है बीजेपी का? और ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न जो इस पूरे विवाद से खड़ा हुआ है और शायद आडवाणी की मंशा भी बिल्कुल से बात है अखिलेश। ये जो आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने हमेशा कहा है, अपने कॉलम्स में, अपने लेखों में लिखा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बनने में लालकृष्ण आडवाणी के योगदान को नकारना तो दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते। मसला बड़ा स्पष्ट है। तो फिर आप आज तक क्यों नहीं जान पाए कि लालकृष्ण आडवाणी के मसले पर आपको डील कैसे करना है? आप कौन से मुगालते, गलतफहमी में जी रहे हैं आडवाणी को डील करने के लिए? जी हाँ, ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर 2009 के चुनाव में आप अगर कहते कि आपने गुरु दक्षिणा दी थी, यानी जो भी पार्टी की सेवा लालकृष्ण आडवाणी ने की, पार्टी को जिस मुकाम तक पहुंचाया,
उसकी एवज में आपने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, करारी मात खाई, लेकिन आपने एक तरह से गुरु दक्षिणा चुका दी थी और आप ये भी कहते हैं कि 2009 के बाद से उन्हें पीछे हट जाना चाहिए था। तो ये सवाल अब आडवाणी से भी पूछने का वक्त आ गया है कि आखिरकार वो अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं 2014 में और 2009 में जिस दिन परिणाम आए थे उस दिन उन्होंने घोषणा की थी कि वो राजनीति से पीछे हट रहे हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने पलटी मारी थी और फिर जी, वो इसीलिए अखिलेश मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि आपके सामने शायद मॉनिटर नहीं होगा, हम इस कार्यक्रम में बहुत सीधा प्रश्न चला रहे हैं कि क्या आडवाणी को रिटायर हो जाना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एनके सिंह हमारे साथ है। एनके, प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? क्योंकि आप 7 अप्रैल को इस मुल्क का पहला वोट पड़ना है। क्या आप अभी भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें आप दुहाई देते हैं कि साहब कैसे हम बड़े प्रजातंत्रीय पार्टी हैं, बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लाल कृष्ण आडवाणी को कैसे हैंडल करें? आपको याद होगा बहुत दिन से आपने भी बीजेपी कवर किया, मैंने भी किया है। एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में आडवाणी को देखा है हम लोगों ने। बिल्कुल सही बात। आज जब आप यूज कर रहे हैं ये ड्रामेबाजी, तो एक बार हर्ट करता है कि ये हुआ क्या है, क्यों हमें ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है। आडवाणी को हम लोग एक रेस्पेक्टेड पॉलिटिशियन के रूप में जानते थे, लेकिन जो कालांतर में डेवलपमेंट्स हुए, आडवाणी ने जिस तरह अपने को कंडक्ट किया, कहीं ना कहीं ये मजबूर होकर ड्रामेबाजी शब्द यूज करना पड़ रहा है। और क्यों ना करना पड़े, जिस तरह से चीजें घटनाएं हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, घटनाएं हैं, वो उसको दर्शाती हैं। जैसे मैंने बार बार कहा कि ये कोई मेरा आकलन नहीं है, मेरी राय नहीं, ये सिर्फ तथ्य और घटनाएं हैं जो हम सबके सामने हैं। और वो क्या प्रूफ कर रही है, ये सारी चीजें जो कर रही हैं कि आप करते हैं फिर मान जाते हैं, फिर कुछ लोग जाते हैं मनाते हैं, क्यों? क्या यही कैरेक्टर बीजेपी का रहा है? फिर पार्टी विद डिफरेंस कहां है? बल्कि इससे बेटर तो दूसरी पार्टीज में होता है, वन मैन शो है। और फिर आज आडवाणी को रियलाइज, आपने बड़ा अच्छा कहा कि उनको रिपे भी किया गया उस सारे के लिए 2009 में प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बना के। आप ताज्जुब करेंगे कि जब हेल्म ऑफ अफेयर में आडवाणी थे, अटल बिहारी वाजपेयी 98 से आप सिलसिला शुरू कीजिए, लगातार पिछले 15 साल अब हो गए हैं, पिछले 3 इलेक्शन में 99, 2004, 2009 बीजेपी का ग्राफ गिरता रहा और हर तीसरे वोटर ने बीजेपी को छोड़ दिया। ऐसे में आडवाणी आखिर चाहते क्या है? क्या करे पार्टी? बैठ जाए कि अब साहब आडवाणी जी अब है, अब जो जैसा चाहेंगे। आप सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं पब्लिक का, पब्लिक घटती जा रही है। अगर ये प्रूफ 2009 में हो गया तो पूरी शालीनता से आप खुद ही छोड़ देते, आप कह देते कि नहीं अब हम पीछे से पैट्रियार्च के रूप में रहेंगे, लेकिन आप एक्टिव पॉलिटिक्स में भी रहना चाहते हैं। क्या वजह है? दूसरी तरफ बीजेपी मैंने भी बताया कि आज इस समय, इस कार्यक्रम के समय अखिलेश हमने ये जानकारी लेकर दी है अपने लोगों को कि आडवाणी जी की उम्र 86 साल 4 महीने और 12 दिन की है। तो ये मैंने अपने संपादकीय में भी आज कहा था कि बीजेपी में तो कतई कोई उम्र वाली डिबेट बची नहीं अभी भी। बलदेव जी, समस्या क्या है? संघ से भी ये बात, कल अखिलेश के मेल्स में रात को पढ़ रहा था, हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं अखिलेश, कि संघ भी कह रहा है कि भाई अब ये समय नहीं है ना, 15-16 दिन में इस मुल्क में वोट पड़ना है। क्या ये समय है? ये सब जो जैसे कहा कि मजबूरी में आप उसके शब्द का इस्तेमाल करें, ड्रामेबाजी, लेकिन तथ्यों के आधार पर ये शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रामेबाजी। देखिए, बड़ी विडंबना है कि एक तरफ देश में मोदी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ी है और सारे ओपिनियन पोल्स ने उसी तरह का मत व्यक्त किया है। यानी जनता इस बात के लिए तैयार है कि हम भारतीय जनता पार्टी का तिलक करें। लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं पिछले 15, 20, 25 दिनों से, ये घटनाएं जनता में सही संदेश देने वाली नहीं। मैं तो स्पष्टता कह रहा हूं एक जर्नलिस्ट के तौर पर कि क्या राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी, मैं शरद प्रधान के पास जाऊंगा इसके बाद, वो यूपी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मेरा बड़ा सीधा सा कहना है कि क्या राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी 2014 का चुनाव लड़े और लड़वाएं भारतीय जनता पार्टी को, या आपस की लड़ाई सुलझाएं? ये तो बीजेपी को तय करना पड़ेगा ना, उनको करना क्या है। परिवार हो, संगठन हो, पार्टी हो, किसी के भी त्याग की इतनी बड़ी कीमत नहीं हो सकती कि उसकी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया जाए। और ये सबको समझ में आ रहा है कि ये मोदी का चुनाव है और मोदी का चुनाव है तो मोदी को ये सहूलियत मिलनी चाहिए कि कौन कहां से किस स्थिति में चुनाव लड़ेगा और उसमें
अगर कोई विपरीत स्थिति बनती है तो केवल बाधाएं खड़ी करने के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हाँ, तो बलदेव जी, इसीलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या करे नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह? 2014 का चुनाव लड़े या आपस में लड़े? नहीं, आपस में लड़ने से तो फिर वो संभावनाएं ही क्षीण हो जाएंगी जो वो लेकर चल रहे हैं। और इसलिए सबसे पहले जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, चुनाव लड़ना, जीतना, इस देश में सरकार बनाना और जैसे मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करना, ये अगर उन्हें करना है तो इन सारे अडवाणी मुक्त बीजेपी का निर्माण कैसे हो? किंतु परंतु को सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं, अडवाणी मुक्त बीजेपी का निर्माण कैसे हो? अब ये तो मतलब अडवाणी मुक्त से इसको उस सेंस में नहीं लेना चाहिए जो परिस्थिति अडवाणी मुक्त बीजेपी का निर्माण कैसे हो? मुक्त बीजेपी को आप नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अडवाणी का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता। नहीं, उनके योगदान मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने हमेशा ये बात लिखी है और कही है और आज भी इस पर कायम हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, उस पार्टी को समय में, उसके शीर्ष के समय में मैंने और एनके सिंह जैसे जर्नलिस्ट ने करीब से देखा। अडवाणी के योगदान को तो आप उसको आप नकार भी ही नहीं सकते, लेकिन आप उनसे डील कैसे? शरद प्रधान, समस्या यहां पर यह है कि जब, और मैं अपनी ओपिनियन पोल को कोट करूंगा जो हमारे चैनल ने, कि जब आप 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, हम लोगों ने कोई रेंज नहीं दिया, हमने एक स्पष्ट आंकड़ा दिया, जब आप देते हैं तो उस उत्तर प्रदेश में क्या संदेश जाता है लोगों के बीच कि भाई ये बार बार अडवाणी जी रूठ जाते हैं, जोशी जी रूठ जाते हैं, और ये मना क्यों नहीं पाती है पार्टी? उसके बाद फिर वो 2-3 दिन बाकी सारे एजेंडा छोड़ के ये एजेंडा चलता है कि वो मनाए कैसे जाए। प्रॉब्लम अभिज्ञान ये हो गई है कि मुझे लगता है राजनीति में मैच्योरिटी जिसे कहा जाता है वो आजकल सिर्फ उम्र की वजह से लोग कहने लगे हैं, क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई तो बोलते हैं मैच्योर्ड है। मुझे लगता है पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो उसे कहा जाएगा जब आदमी को एहसास हो कि उसका वक्त कितना है। देखिए, राजनीति में हर एक का समय होता है। उनका अडवाणी जी का समय था, समय गुजर चुका है उनका। वो अडवाणी जी का पोटेंशियल एज ए लीडर बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के 5-6 साल बाद बिल्कुल खत्म हो गया था। मैंने स्वयं देखा है अयोध्या में अडवाणी जी हर 6 दिसंबर को आते थे विजय दिवस मनाने। लगभग 1997 या 98 की बात है कि वो आए और उनकी रैली जो एड्रेस कर रहे थे वहां सेवकपुरम में 800-900 लोग से ज्यादा नहीं थे, जिसमें 300-400 पुलिस वाले थे। अयोध्या जैसी जगह जहां 5000 साधु हर वक्त मौजूद रहता है, ये हालत। उसके बाद अडवाणी जी ने आना बंद कर दिया। ये टर्निंग पॉइंट था। उनको तभी एहसास हो जाना चाहिए था कि अब मैं फेड आउट कर रहा हूं। उनको आज की इस डेट में 2014 में जब वो 86 बरस के हो गए, उनको खुद ही ग्रेसफुली कुछ साल पहले ही निकल जाना चाहिए था। अब वो बात कर रहे थे जब मोदी का नाम आया फॉर नॉमिनेशन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट, तो उन्होंने बड़ा ड्रामा किया, बहुत सही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। वो लगातार अखिलेश हमारे साथ मौजूद है, शरद वैसे सही करे कि वो गाड़ी में बैठे फिर गाड़ी से उतर गए, इस तरह की। जैसे मैंने अखिलेश से कहा ना कि उनके ड्रामे भी ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे कतई नहीं होते, वो सबको बड़े स्पष्टता से बताए और सुनाए जाते हैं। जी हाँ शरद, मेरा कहने का और मतलब अभियान उसमें ये चीज उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें लिखा कि भाजपा जो है वो पर्सनालिटी को बढ़ावा दे रही है। तो जब तक वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो तब पर्सनालिटी का बढ़ावा नहीं है। मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो गए तो पर्सनालिटी का बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये बड़ा एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच, इनको इतने वरिष्ठ नेता रहे हैं, इनकी वरिष्ठता तो तब जाहिर होती कि ग्रेसफुली एग्जिट करते और एज अ पेट्रियार्क जैसे एनके सिंह ने कहा वो कंटिन्यू करते। इन्होंने अब आज की डेट में ये मुरली मनोहर और जोशी जी, अब उनको भी जो है क्या पड़ी है, अब वो इस एज में भी चाहते हैं मंत्री बने रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पार्टी विद डिफरेंस जो है पार्टी विद डिफरेंसेस हो गई है, और इससे नुकसान हो रहा है। बिकॉज ये वही काम कर रहे हैं। जैसे राज्य में अगर शरद मेरा पॉइंट ये है, शरद मेरा पॉइंट ये कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर बीजेपी की स्थिति अभी तक सर्वेस के हिसाब से बहुत बेहतर है पहले के मुकाबले, और जो बीजेपी के लिए बहुत अहमियत रखता है, वहां पर क्या मैसेज जाता है? बनारस की सीट पर झगड़ा, अडवाणी जी नहीं मान रहे, मुरली मनोहर जोशी कानपुर जाने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ता में क्या मैसेज जा रहा है आज उत्तर प्रदेश में? ये मैसेज जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए है कि हाँ भाई बड़े डिफरेंसेस हैं, अच्छी बात नहीं है। उसमें अडवाणी जी का तो नुकसान हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखिए वोट पड़ रहा है मोदी के नाम पे। ये सिलेक्शन ये पर्सनालिटी बेस्ड है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन जो अमेरिका में होता है। वो अपने आप एक नेचुरल कोर्स में टर्न कर गया है, उस तरह का टर्न ले लिया है। बीजेपी के नाम पे वोट नहीं है, मोदी के नाम पे। तो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एडवर्स। अभी शॉर्ट टर्म लग रहा है क्योंकि सारे को बुरा लग रहा है, लेकिन उसमें अडवाणी जी की बदनामी हो रही है। उनको यह एहसास होना चाहिए
कि वो ये उनको ये सब करना बंद कर देना चाहिए। वैसे जहां तक गांधीनगर का सवाल है, मुझे लगता है बीजेपी लीडरशिप को जब मालूम था गांधीनगर से लड़ना चाहते हैं तो क्यों ये क्रिएट किया। राजनाथ सिंह जी को खुद ही इंश्योर करना चाहिए था, जब आज कह रहे हैं कि जहां से लड़ना चाहे लड़ेंगे। हाँ, सही बात है। पहले राजनाथ जी अपनी चॉइस की सीट लड़ सकते हैं। अखिलेश कुछ कहना चाह रहे हैं। पहले आप सही बात है शरद प्रधान, पहले आप उस समस्या से डील करते हैं कि आखिर आडवाणी जी चुनाव लड़ना क्यों चाह रहे हैं। ये सवाल अभी किसी ने पूछा नहीं, ये सवाल कहीं आ नहीं रहा है। मेरा सवाल सिंपल सा ये कि अगर आडवाणी 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, तो एक किसी नेता ने ये सवाल भी पूछा बीजेपी में कि क्या आडवाणी इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है उसमें मंत्री बन जाएंगे। यानी ये आज आडवाणी की सही बात है। अखिलेश अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है अखिलेश। इसीलिए हम इस वक्त न्यूज पॉइंट टारगेट 272 में ये सवाल चला रहे हैं और सीधा सवाल चाह रहे हैं कि क्या लाल कृष्ण आडवाणी को रिटायर हो जाना चाहिए। अच्छा पॉइंट है अखिलेश कि सही बात है। क्या हम ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जो कि उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, गृह मंत्री थे, उसके बाद उनको एलिवेट करके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो क्या वो कोई मंत्री बनने की सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में? हाँ, इनके इसमें एक चीज और भी है, ये बात बिल्कुल सही है। एक तो प्रॉब्लम यह आएगी कि मान लीजिए आडवाणी जी जीत के पार्लियामेंट में लोकसभा में आ जाते हैं, अब उनको कहां एकोमोडेट किया जाए, ये एक नई प्रॉब्लम आएगी। वो जैसे अखिलेश ने बड़ा बढ़िया पॉइंट उठाया कि भाई कैबिनेट में कैसे उसके अंडर में, मोदी के अंडर में रहेंगे, और क्या तैयार है तो फिर इतना नाटक क्यों रूठना बना। लेकिन एक फिर जो प्रस्ताव दिया जाएगा आडवाणी जी मना करेंगे उसको एक्सेप्ट करने से, फिर आधी कैबिनेट, अगर मान लीजिए हम ये तो खैर हाइपोथेटिकल बातें कर रहे हैं, तो फिर आधी कैबिनेट जाएगी उनको मिलने की, आडवाणी जी आप ऐसा नहीं करिए। लेकिन एक चीज और भी देखिए कि भाजपा जो मैच्योरिटी हम आडवाणी जी से नहीं हो पा रही है, दूसरी तरफ आप देखिए 4 महीने 12 दिन वो, लेकिन बीजेपी को भी अगर आप देखिए, संघ तो 88 साल का है, संघ भी 88 साल का है, करीब 2 साल बड़ा है आडवाणी जी से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से 2 साल बड़ा है आडवाणी जी की उम्र से। इसके बावजूद संघ या बीजेपी से भी ये नहीं हो रहा है कि कल जब आपने लिस्ट जारी की, उसके पहले ये होमवर्क क्यों नहीं कर लिया। लिस्ट आपने पब्लिक कर दी, उसके बाद आडवाणी जी के घर जा रहे मनाने। आज तक आपने कभी सुना है कि लिस्ट बिना कंसेंट लिया आप जारी कर दे इतने बड़े लीडर का? तो इसका मतलब था कि हैम हैंडेड डीलिंग तो वहां से भी हुई है। बीजेपी या संघ ने, आज संघ के मोहन भागवत जी बात कर रहे हैं या सेकंड इन कमांड बात कर रहे हैं, आखिर क्यों? ये सब बातें तो पहले हो जाती, और पहले हो जाती तो इतनी आज जो गंदगी हो रही वो ना होती, संघ के जो गरिमा है वो ना गिरती, या बीजेपी की गरिमा ना गिरती। तो दोनों तरफ से मैच्योरिटी उतरी हो रही है। हाँ, कुल मिलाकर वही मेरा पॉइंट कि आपको अभी तक एक बीजेपी संघ किसी को नहीं ये इस प्रश्न का जवाब पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो खुद को हैंडल करने के लिए अपनी तरफ से एक अलग जोन में चल रहे हैं, तो आप उनसे कैसे डील करें। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, उसके बाद आपको एक सरल ग्राफिक्स दिखाऊंगा कि आडवाणी जी के अलावा बाकी नेताओं का भी क्या रुख रहा है। यही सब चीजें तो भाई आपका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलता है या बात करता है, तो वो फिर क्या बात करता है, वो क्या करता है। बड़े बड़े नेताओं के अपनी समस्याओं की वजह से जिनको टिकट चाहिए, जिनको समय चाहिए, जिनको टिकट चाहिए, उनका देरी होती है, क्योंकि आप तो आडवाणी जी पे फैसला ही नहीं ले पाए, और पहले आपने सोचा नहीं उनसे बात करके कि भाई आडवाणी जी जरा बता दीजिए हमारी बैठकें शुरू होने से पहले कि आप कहां से लड़ना चाहेंगे। तो जो कुछ भी होता है वो बड़े सार्वजनिक तौर पर ये ड्रामा होता है। बाकी लोगों की भी जरा नाराजगी की लिस्ट दिखाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, निर्मला सीतारमण जी अभी तक इस कार्यक्रम में नहीं आ पाई।